हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में ना हम इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन तक फिनिश कर चुके हैं सब कुछ। ठीक है जी। आखिरी के यानी कि 3 टॉपिक समझ लो, मोटे मोटे खत्म हो गए हैं। जहां हमने डेलीगेशन की बात करी, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की बात करी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी जिसमें हमने पढ़ा, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस, इतना हमने खत्म कर लिया। ठीक है, अब बिल्कुल फ्रंट पेज पर आ जाओ, ऑर्गेनाइजिंग के बिल्कुल पहले पेज पर। ठीक है जी। और नोट्स को थोड़ी देर के लिए पूर्ण विराम दे दो। ठीक है जी, आराम से रेस्ट करने दो। ठीक है, नोट्स खोलिए, खुश हो तुम। ठीक है, अब रख दो इसको से। ठीक है, अब गाइड की बात सुनो। बेटा, मुझे कराना है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और इस पर बेस्ड एक छोटा सा टॉपिक और जब तक ये खत्म नहीं होंगे दोनों तब तक लेक्चर चलता रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि मेरा फिक्स्ड है कि मुझे 5 ही लेक्चर में इसको खत्म करना है। आज मेरा थर्ड है। ठीक है जी, अगले लेक्चर में फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, उससे अगले लेक्चर में फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और पैक केस स्टडीज शुरू। ठीक है, लेकिन उससे पहले बेटा आप 4 चैप्टर की हेडिंग सुनाओगे मुझे सारे बच्चे, ओरल। एक बार हेडिंग पे ही आ जाओ। चौथा चैप्टर जैसे ही ऑर्गेनाइजिंग खत्म होगा ना, बस 2-3 दिन का पोस्ट समझ लो उसके बाद। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि 15 फरवरी को सिलेबस तो सारा पैक कर दो जी, आपका पेपर है जी, बहुत बढ़िया हो जाना चाहिए। मैंने नहीं देना पेपर बेटा, लेकिन ठीक है ना, कोई नहीं, 20 फरवरी को हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा कि याद होगा सब। तो बेटा आप सब मुझे हेडिंग सुनाएंगे जरा 4 चैप्टर की। ठीक है, और टिप्स पे होने चाहिए। टॉपिक, कोई टॉपिक नहीं बताएगा तुम्हें अगला टॉपिक कौन सा है, तुम याद रखोगे कि अगला टॉपिक कौन सा है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से शुरू हो जाओ। अच्छा जी, पहले फीचर है, फिर सिग्निफिकेंस है, फिर ऐसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, फिर टेक्निक है, फिर फेल के प्रिंसिपल है। चलो जी, ऐसे पैक होगा। ठीक है, पता ही है आपको क्या किस सीक्वेंस में मैंने कराए हैं, उसी सीक्वेंस में सुना दो। प्रिंसिपल मैनेजमेंट, स्टाफिंग, देन मार्केटिंग और देन ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, मैं एडवांस बता रहा हूँ तुम्हें। ये मत कह देना मेरे को कि अगले दिन ये हो गया था जी, वो हो गया था। आज 3 दिन पहले बता दिया तुम्हें। चलो, अब श्री गणेश करते हैं। ठीक है, और एक रिटर्न टेस्ट भी तैयार रखना, वो पिछले 3 चैप्टर का। जिस दिन सारी हेडिंग याद हो जाएंगी बस उसके दिन ही बता दूंगा कि 2-3 दिन के बाद टेस्ट है उन 3 चैप्टर का। तो वो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग शुरू कर रहे हैं। कुछ नहीं होता बाबू, आज शायद मैं कड़वा लग सकता हूँ, लॉन्ग टर्म में नहीं लगूंगा पक्का। ठीक है ना, शॉर्ट रन में भैया हर टीचर कड़वा ही लगता है बच्चे को, लॉन्ग रन में नहीं लगेंगे पक्का, प्रॉमिस है आपसे। किसी दिन याद ही करोगे और अच्छे के लिए याद करोगे। तो बेटा, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप सब सामने देखेंगे। मेरे पास अभी और डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। बेटा पहली हेडिंग है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। और सेकंड हेडिंग है डिपार्टमेंटलाइजेशन। कभी भी बेटा इन हेडिंग को दोनों को अलग अलग पढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, इसलिए मैंने इकट्ठे लिख दिया, इकट्ठे ही एक्सप्लेनेशन दूंगा, आराम से सुनना। तो वो जो पहली हेडिंग बोलती है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, तो बेटा इस हेडिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जितने भी फंक्शन परफॉर्म करती है, कहता है आइडेंटिफाई इट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ये कह रहा है आइडेंटिफाई कर लो द होल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बेटा आप टोटल काम करने जा रहे हो, जो भी आप वर्क करते हो, सबको आइडेंटिफाई कर लो। एंड इट शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड द मैनेजेबल टास्क। बेटा स्मॉल और मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर दो। सबसे पहले होल वर्क शुड बी आइडेंटिफाइड एंड द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड द मैनेजेबल टास्क, and then each smaller and the manageable task is known as job. इसको हम प्यारी भाषा में बोलेंगे बेटा जॉब। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हो और उसमें n नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं। पहले आपके टोटल फंक्शन हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। तो वो आपको क्या लगता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का पर्पस क्या है, क्या वजह है बेटा इनको स्मॉलर टास्क में डिवाइड करने की? बेटा हमने ना एक प्रिंसिपल पढ़ा है फ्योल का, दैट डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन। ये बेटा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि स्पेशलाइजेशन अचीव हो सके। हेडिंग का नाम था देखो, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। टोटल वर्क आइडेंटिफाई करो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो।
ठीक है ना बेटा, हर छोटा टुकड़ा एक ट्रेंड पर्सोनल परफॉर्म करेगा, स्पेशलाइजेशन कैसा नहीं होगा हम भी देखना चाहते हैं, ये कराना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन अच्छी। ठीक है जी। तो बेटा फिर सेकंड हेडिंग का इससे क्या कनेक्शन, बहुत बड़ा कनेक्शन है। सेकंड हेडिंग बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। बेटा ये डिपार्टमेंटलाइजेशन का इससे क्या कनेक्शन है, तो वो ये बोल रहा है एक्टिविटीज हैविंग कॉमन नेचर शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। ये जो मैंने पहले स्टेप में बेटा टोटल वर्क आइडेंटिफाई कर इसके छोटे छोटे टुकड़े करे ना, कहता है ये जो जितने भी छोटे टुकड़े एक जैसे नेचर के आपको नजर आ रहे हैं ना, इनको ना ग्रुप कर दो टुगेदर, इकट्ठा कर दो और एक डिपार्टमेंट बना दो। इसकी बात कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं वरना बातें थोड़ी देर तक गोल गोल घूमती रहेंगी। तो बाबू विदाउट अ फर्दर डिले एग्जांपल ये, आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बैंक। और भैया बैंक तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, कहता है जितना छोटा टुकड़ा हो सकता है उतना छोटा टुकड़ा सोच लो। बाबू मैंने एक छोटा सा टुकड़ा सोचा जहां बैंक कैश डिपॉजिट लेता है, अगर मेरा बैंक में सेविंग खाता है तो। भैया मेरा अगर सेविंग बैंक अकाउंट है, कैश डिपॉजिट करने जाता हूँ बैंक करता है, ठीक है जी, इससे छोटा टुकड़ा इसका हो नहीं सकता। स्मॉलर एंड द मैनेजेबल टास्क। बेटा बैंक कैश डिपॉजिट तब भी लेता है अगर आपका करंट अकाउंट होता है, और बैंक कैश तब भी लेता है अगर आप एफडी खुलवाने जाते हो, बैंक कैश तब भी लेता है अगर आप आरडी खुलवाने जाते हो, है ना। बाबू बैंक लोन भी देता है, हमें कहूँ होम लोन देता है, बिल्कुल देता है। बैंक प्रोजेक्ट लोन देता है, पर्सनल लोन देता है, व्हीकल लोन देता है, ऑटो लोन देता है, कंस्ट्रक्शन लोन देता है, बहुत सारे लोन देता है। लैब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देता है, सीसी लिमिट देता है, बैंक ओडी देता है। ठीक है जी, छोटे छोटे टुकड़े। बाबू डेबिट कार्ड बैंक इशू करता है, जी बिल्कुल करता है। क्रेडिट कार्ड इशू करता है। नेट बैंकिंग एक्टिवेट करता है, नेट बैंकिंग भी एक्टिवेट करता है। मैंने पहले स्टेप में क्या किया, बैंक के सारे फंक्शन को लिख दिया बेटा, सारे जितने छोटे छोटे हो सकते थे उतने छोटे छोटे भी कर दिए। ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन कहता है एक्टिविटीज हैविंग कॉमन नेचर शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। जिन एक्टिविटी का आपको कॉमन नेचर लगता है ना, एक जैसा नेचर लगता है, उनको ग्रुप कर दो एक साथ और एक डिपार्टमेंट बना दो। अच्छा एक बात बताओ, आपको नहीं लगता बेटा चारों में पैसे ही जमा करने, चाहे सेविंग खाता हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे एफडी हो, आरडी हो तो पैसा ही जमा रहा है। आपको नहीं लगता बेटा कैश डिपॉजिट काउंटर, कैश डिपॉजिट डिपार्टमेंट बना देना चाहिए हमें। बन गया एक डिपार्टमेंट जहां सिर्फ कैश ही जमा होगा। आपको नहीं लगता बेटा हैं तो ये सारे लोन ही, चाहे 10 प्रोडक्ट के नाम है, होम लोन कह लो, कंस्ट्रक्शन लोन कह लो, व्हीकल लोन कह लो, प्रोजेक्ट लोन कह लो, पर्सनल लोन कह लो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कह लो, बैंक ओडी कह लो, सीसी कह लो, सब लोन ही तो है। आपको नहीं लगता एक डिपार्टमेंट का ही काम होना चाहिए, इसको हम एक डिपार्टमेंट बना दे जिसको हम लोन डिपार्टमेंट के नाम से बोले। आपको नहीं लगता बेटा जब कोई आदमी नया अकाउंट खुलवाने आता है उसे डेबिट कार्ड भी चाहिए, और आज की तारीख में तो हर किसी को क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, उसे नेट बैंकिंग भी एक्टिवेट करानी है क्योंकि वो ब्रांच के अंदर आना नहीं चाहता। आपको नहीं लगता बेटा ये कॉमन फंक्शन है, कोई भी नया बैंक अकाउंट खुलवाएगा ये उसको चाहिए चाहिए एक अलग डिपार्टमेंट इसका भी बना दे। तो बेटा वो यही कहने की कोशिश कर रहा है एक्टिविटीज हैविंग कॉमन नेचर शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। समझ में आई अभी तक शुरू की दोनों बातें, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क और डिपार्टमेंटलाइजेशन। बेटा अभी मैं सेकंड हेडिंग खत्म नहीं कर रहा हूं, अभी इसमें मेरे को और बात बोलनी है। पहले बताओ इतनी बात समझ आई, पढ़ोगे? दो एक मिनट, एक काम करो दोनों हेडिंग पढ़ना, लेकिन ये मत पढ़ना डिपार्टमेंटलाइजेशन किस किस बेसिस पे होता है, 3 पॉइंट लिखे हैं वो अभी छोड़ दो, बाकी पढ़ दो। एक ही मिनट है, मैं यही हूं। पावा तेरा यार नहीं आ रहा अंशुल सेट्टी, तो इसका मतलब ये थोड़ी तो आयुष सानी को तंग करेगा। वो अंशुल सेट्टी भूल गए। सच्ची। चलो जी, सामने देखना जी।
बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन 3 बेसिस पर होता है। तीसरा मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, पर मैं हल्का सा इंट्रो उसका भी दे दूंगा। ठीक है जी, 3 अलग अलग तरीके हैं आपके पास डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के। सबसे पहला तरीका लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। बेटा अगर आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है तो फंक्शन के बेसिस पे हो सकता है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के हिसाब से बांट दो, जितने मेजर फंक्शन आपके यहाँ होते हैं। मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन अभी छोटी है, हम ना 4 ही मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के 4 ही टुकड़े हो जाएंगे बेटा। बाबू पहला मेजर फंक्शन हमारे यहाँ प्रोडक्शन है, तो हमने नाम रख दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दूसरा मेजर फंक्शन हमारे यहाँ परचेज है, तो हमने नाम रख दिया परचेज डिपार्टमेंट। तीसरा मेजर फंक्शन हमारे यहाँ सेल्स है, हमने नाम रख दिया सेल्स डिपार्टमेंट। चौथा मेन फंक्शन हमारे यहाँ मार्केटिंग है, तो हमने नाम रख दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो बेटा इसको हम ना, वैसे कल का टॉपिक है अभी बोल देता हूं, लेकिन इसको हम प्यार से बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इज नोन एज फंक्शन स्ट्रक्चर। इसको इसको ही बोलते हैं बेटा फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट क्रिएट करना या फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। एक और तरीका भी होता है डिपार्टमेंट बनाने का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट। बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन मान लो 4 प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है जी, तो पहले ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट वाइज बांटेंगे फिर डिपार्टमेंट वाइज। मान लो बेटा 4 प्रोडक्ट बनाती है, तो बेटा हमने पहले प्रोडक्ट वाइज बांटा। हमारी कंपनी कॉस्मेटिक्स बनाती है, अच्छा जी कॉस्मेटिक्स, ठीक है जी। और मान लो लेदर बैग, लो जी लेदर बैग। गारमेंट्स, लो जी गारमेंट्स। फुटवियर, लो जी फुटवियर। 4 अलग अलग टुकड़े कर दिए, पहले प्रोडक्ट के हिसाब से, अब डिपार्टमेंट के हिसाब से। इन सब में 4-4 डिपार्टमेंट दिखाई दे देंगे। अगर मेरे यहाँ 4 ही मेजर फंक्शन है, सब में दिखाई दे देगा प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। तो बेटा ये क्या है? डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड इट इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। ये हर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, हर ये सब डिविजन्स बनाए हमने, 4 डिवीजन बनाए। कॉस्मेटिक डिवीजन अलग है, फुटवियर डिवीजन अलग है, गारमेंट डिवीजन अलग है, लेदर बैग डिवीजन अलग है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के 3 रास्ते हैं, एक फंक्शन के बेसिस पे, एक प्रोडक्ट के बेसिस पे, इसको फंक्शनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसको डिविजनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तीसरा टेरिटरी के बेसिस पे। ऑल तो मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, पर चलो अगर है तो मैं बात तो हल्की सी तो कर ही देता हूँ। बेटा अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को टेरिटरी वाइज बांटू, मान लो मेरी 4 अलग अलग जगह पे काम चलता है, फैक्ट्रीज हैं, 4 अलग अलग लोकेशन है हमारे पास। अच्छा जी, तो चलो बेंगलुरु, ठीक है, हैदराबाद, और भी कहीं चलो मुंबई, और कहीं एक ओवरसीज है दुबई, चलो जी। और इसके बाद वही प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, सब में ये होता है टेरिटरी के बेसिस पे बांटना। कोर्स का पार्ट नहीं है, इग्नोर कर दो, ठीक है। ये बेटा मेरा डिटेल वाला तो कल का मुद्दा है और कंफर्म्ड है पेपर में आना। फंक्शनल और डिवीजन स्ट्रक्चर में से 99% पेपर में कुछ ना कुछ जरूर आता है। बढ़ जाए आगे, बढ़े आगे। बेटा थर्ड स्टेप लिखा गया है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। देखो आपने ऑर्गेनाइजेशन को चाहे ऐसे बांटा चाहे ऐसे बांटा, वो तो हमारा अभी विषय नहीं है कि कैसे बांटा, चलो जैसे भी बांट लिया। बेटा क्या ऑर्गेनाइजेशन के बस छोटे छोटे टुकड़े कर देने से, क्या सिर्फ डिपार्टमेंट्स बनाने से टारगेट अचीव हो जाते हैं बिना किसी को बताए कि तूने क्या काम करना है? ऐसा तो नहीं हो सकता। बेटा लोगों को उनकी जॉब असाइन करना शुरू करो, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और बेटा जब आप जॉब असाइन कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल, आपको बैलेंस बिठाना है 2 चीजों के बीच। बैलेंस बिठाना है आपको नेचर ऑफ जॉब एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। मैंने इतनी सारी जॉब्स क्रिएट करी हैं, ध्यान रहे नेचर ऑफ जॉब और क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय में बैलेंस होना चाहिए। अब मैंने बहुत सारे एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है नए, और हो सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पहले से हैं। जो पहले से हैं उनको बेटा अलग अलग जॉब दो करने के लिए, और बेटा जब मैं जॉब दे रहा हूं तो उनकी क्वालिफिकेशन मेरे दिमाग में होनी चाहिए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है बेटा जो एमबीए है, वो भी इन मार्केटिंग। अब बताओ उसकी सही जॉब कहां पर है? ऑब्वियसली मार्केटिंग डिपार्टमेंट।
अगर मेरी मानो तो उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लीड करना चाहिए, ही शुड बी अ मार्केटिंग मैनेजर। तो चलो अगर आप मार्केटिंग मैनेजर उसको नहीं भी बना रहे तो काम उसको यही करना चाहिए, ऐसा कुछ ना कर देना कि दुनिया हंस पड़े आपके ऊपर। चलो भाई, एमबीए इन मार्केटिंग आदमी, मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पोस्ट कर दिया, चल यहाँ संभाल कुछ, फिर कुछ नहीं आता आपको, फिर आपके जॉब क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने जॉब स्पेशलाइजेशन के लिए क्रिएट किया है, अगर स्पेशलाइजेशन ही ना मिला तो फिर फायदा ही कुछ नहीं है। समझ आ रही है ना बात? तो बेटा अब मैं जॉब असाइन करनी शुरू करूंगा, जॉब असाइन हो गई, सबको सबकी जॉब पता लग गई, सब बता दिया जॉब। बेटा नेक्स्ट स्टेप इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बेटा अब सबको बता दो कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबॉर्डिनेट, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन किसके लिए अकाउंटेबल, सबको सब कुछ बता दो। और मैं कहता हूँ बेटा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब खुद समझ जाएंगे। मेरी बात सुनना बेटा, ये कल वाली बात है, मैं कॉपी कर रहा हूँ। बेटा मैंने थर्ड स्टेप में क्या किया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटी देना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना या अथॉरिटी देना? ड्यूटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और बेटा फ्योल का प्रिंसिपल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकंपनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। अब पावर दूंगा, आप खुद समझो। जब ड्यूटी दी होगी, किसी को मार्केटिंग मैनेजर बनाया होगा, किसी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइजर बनाया होगा, कोई एक नॉर्मल सा एम्प्लॉई होगा, सबकी जॉब अलग अलग होगी ना, सब एक जैसे तो नहीं हो सकते। जब सबकी जॉब अलग अलग है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, तो सबकी पावर कैसे एक जैसी हो सकती है? पावर भी सबको अलग अलग मिलेगी। अब किसी को मिलेगी कम, किसी को मिलेगी ज्यादा। कल वाली बात याद है सर, सबको एक जैसी पावर तो नहीं मिल सकती, किसी को मिलेगी पावर कम, किसी को मिलेगी ज्यादा। जब बेटा मैं सबको पावर दूंगा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए जो मैंने पिछले स्टेप में दिया है, तो बेटा इट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड अ चेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उससे खुद पता लग जाएगा कौन किसको रिपोर्ट करेगा। कल वाली बात बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की में भी यही बोली थी, सारी चेन क्रिएट हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किस से ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन किसके लिए अकाउंट। एवरी पिक्चर शुड बी क्लियर। ठीक है, अब एक काम करो फटाफट से अगली दो एनो हेडिंग भी पढ़ दो। Done? चलो जी बेटा, नेक्स्ट पेज पे अगर आप आओगे ना, नेक्स्ट पेज पे ना सबसे नीचे एक टॉपिक शुरू हो रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हो रहा है शुरू? बेटा एक डेफिनेशन दी गई है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, मैं पढ़ता हूँ समझाऊंगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल मींस एंड अ रॉन्ग स्ट्रक्चर will seriously impair the business performance or even destroy it, ऐसा कुछ लिखा होगा। बेटा ये डेफिनेशन दी है सर पीटर ड्रकर, पीटर ड्रकर ने डेफिनेशन दी है, और बहुत कमाल डेफिनेशन है, आराम से सुनना, पहले मैं इसका मतलब समझाता हूँ। आज तक मैंने कोशिश नहीं की कि मैं कोई डेफिनेशन रटवाऊं, तो आज भी ऐसा नहीं होगा। बेटा बोला गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल मींस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल मींस मतलब एब्सोल्यूट नेसेसरी, बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होना। एंड अ रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर द बिजनेस परफॉर्मेंस और इवन डिस्ट्रॉय इट। और अगर आप गलत स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर देते हो या स्ट्रक्चर ही अडॉप्ट नहीं करते, तो ऐसा हो सकता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस खराब हो जाए, इम्पेयर हो जाए, और इवन डिस्ट्रॉय इट। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। सर आपको लग रहा होगा मजाक, बात क्या बात कर रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, ऐसा भी होता है। अच्छा चलो मैं करता हूँ बात, एक मिनट के लिए सामने देखो। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का ना स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। एक ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट टीम, उसका एक स्ट्रक्चर रहता है कि आप हेड कोच हो, ठीक है, इसके नीचे काम करते हैं जी बैटिंग कोच एंड बॉलिंग कोच, ठीक है जी। फिर कैप्टन होता है एक इंसान, एक वाइस कैप्टन होता है, और 9 बंदे और हैं, ये टीम है जी।
ये 11 प्लेइंग 11 है और इसके अलावा भी बहुत सारा सपोर्टिंग स्टाफ है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। चलो मैं बोलता हूँ ये स्ट्रक्चर डिसाइडेड नहीं है कि कौन कैप्टन है और वाइस कैप्टन है, 11 लोगों को मैदान पे उतार दिया गया। ठीक है जी, मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी देर चलेगी? दिन तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, कितनी देर चलेगी? क्या होगा क्या? चलो मान लो अब यही डिसाइड करना है कि टॉस करने कौन जाएगा। ठीक है जी, आपको लगता है कि यही डिसाइड हो पाएगा कि टॉस करने कौन जाएगा? चलो गलती से आपको ये कह दिया कि आपकी टीम की बैटिंग है, सामने वाली टीम ने, जो बैटिंग कर लो। ये डिसाइड हो जाएगा कि अगले 2 जने कौन जा रहे हैं, ओपनिंग और फेसिंग करने कौन जा रहा है? सिर्फ यही डिसाइड कर दोगे? बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ देर भी नहीं चल सकती, कुछ देर भी। इसी वजह से बोला गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होना बड़ा जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसेबल मींस। सेम बात अगर मैं बोलूं बेटा आपका स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा कोई स्ट्रक्चर डिसाइडेड नहीं है, मान लो पता ही नहीं कौन प्रिंसिपल, कौन वाइस प्रिंसिपल, कौन स्ट्रीम हेड्स, कौन किस क्लास का क्लास टीचर, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है सर, कुछ देर भी नहीं चलेगी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ देर भी। सर पहली बेल बजेगी, अब सब एक दूसरे को ऑर्डर दे, अरे तू जा उस क्लास में जा, तू पढ़ा, वो दूसरे को ऑर्डर दे रहा होगा, सिर्फ यही चलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना एब्सोल्यूट नेसेसरी है, एंड अ रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर द बिजनेस परफॉर्मेंस और इवन डिस्ट्रॉय इट। ठीक है ना अच्छी बात बाबू? अब दिया गया है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सोचते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है जॉब डिजाइन। सर मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ जॉब डिजाइन क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या बोला था मैंने? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। कैसे बोला था? द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड द मैनेजेबल टास्क, एंड ईच स्मॉलर एंड द मैनेजेबल टास्क इज नोन एज जॉब। वही तो थी जॉब। टोटल काम को आइडेंटिफाई करो, छोटे छोटे टुकड़े कर लो और वो हर छोटे टुकड़े को हम जॉब बोलेंगे, होगी जॉब डिजाइन। सेकंड हेडिंग क्या लिखी है? उधर क्या लिखी थी? डिपार्टमेंटलाइजेशन। एक्टिविटीज हैविंग कॉमन नेचर शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। बन गया जी डिपार्टमेंट। ठीक है, थर्ड हेडिंग क्या लिखी है? स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये मेरी फेवरेट है। ठीक है जी, 1 मार्कर क्वेश्चन भी लगभग पेपर में कंफर्म होता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल, दोनों बातें सेम। क्या होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर, कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करेगा, ये डिसाइड होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। उसी हिसाब से डिसाइड होते हैं कितने सुपरवाइजर बनाने हैं, उसी हिसाब से डिसाइड होता है कितने मैनेजर बनाने हैं। ध्यान रखना, ये डिसाइड होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। और एक बात बताऊं बेटा, बहुत सही जगह आपने ये चीजें पढ़ते हो, बस आपको पता नहीं होता कि इसका मतलब ये था। जैसे कि मैं आज लगभग लगभग किसी भी स्कूल का प्रोस्पेक्टस उठा के देख लूं, तो हर स्कूल का प्रोस्पेक्टस बोल रहा होता है टीचर स्टूडेंट रेशो 40:1, यानी कि एक टीचर ज्यादा से ज्यादा 40 बच्चों की क्लास हैंडल करते, उससे बड़ी क्लास ही नहीं बना रखी हमने। आपको पता है सीबीएसई ने भी कुछ टाइम पहले डायरेक्शन दी कि 11th-12th में 50:1 से बड़ी क्लास नहीं होनी चाहिए आपके स्कूल में, डायरेक्शन दी है स्पेशली स्कूल्स को। ठीक है जी, हाँ वो बात अलग है, वो हो जाता है मैनेज, मैं क्या बोल रहा हूँ इस स्टेज पे खड़े होके, हो जाता है सब, दुनिया में सब मैनेज हो जाता है। ठीक है ना जी, ज्यादा टीचर्स की अपॉइंटमेंट दिखा दो और वो कर दो, वो हो सब कुछ जाता है मैनेज। बट सीबीएसई की तरफ से डायरेक्शन है 50:1 की। और यकीन मानना कभी कभी मैं भी सोचता था, जब मैं भी बच्चे लेता हूँ मैं भी कभी कभी सोचता हूँ स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होना चाहिए यार, कितने बच्चे लोगों की क्योस ना क्रिएट हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि मैं इतना भर लूं कि मुझे लगे कि यार मेरे को संभालने में भी दिक्कत हो रही है। और बेटा बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज तो बहुत अच्छा सोचती हैं, मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपको एग्जांपल दिया था, मनमोहन सिंह जी ने जहाँ से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:1। एक सब्जेक्ट में एक ही बच्चे का एडमिशन होता है, एक ही बच्चे का 1:1 पढ़ाता है टीचर। दैट्स वाई बहुत कॉस्टली है। मान लो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 5 टीचर की जरूरत है पढ़ाने की, 5 टीचर पढ़ा रहे हैं,
सबकी एनुअल सैलरी आपको ही पे करनी है, आपके ही पैसों से पे होगी, प्लस स्कूल को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसलिए बहुत कॉस्टली है। समझ आती है बात? करणवाल साहब कुछ कह रहे हो, बता दो। क्लियर है बात? तू भी शुरू कर दे 1:1 पढ़ाना, वो पढ़ाई हो फिर वही से फ्री फायर, ठीक है, पबजी एंड फ्री फायर, और कुछ नहीं पढ़ाना बस बच्चों को। क्लियर है बेटा बात? अरे बस करो ये, तो काम की बात समझो। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर। बात क्लियर बेटा? उससे नेक्स्ट हेडिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बताने की जरूरत ही नहीं है। और वो सब कुछ मैंने पूरी पीएचडी करा दी। एक आदमी बेटा सारे काम तो हैंडल नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं काम बांटोगे, बस वही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ब्ला 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 ब्ला, खत्म। ठीक है, मेरे दोनों टॉपिक खत्म है, मेरा टारगेट बिल्कुल पूरा है, रखते हैं आज के लिए। हाँ रुको, अच्छा जी ठीक है, इसकी एक प्रॉब्लम थी भैया कल, ठीक है जी, वो मेरे को बतानी रह गई। अच्छा, मैंने वैसे बिना कैमरे के तो इसकी बात कर दी है, एक बार कैमरे पे भी कर देते हैं बात। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में बेटा एक डिफरेंस आया था, वो डिफरेंस आया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है जी, इसकी फटाफट से बात करो, खत्म करो बेटा। अथॉरिटी कैसे ओरिजिनेट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ओरिजिनेट होती है, और अकाउंटेबिलिटी कैसे ओरिजिनेट होती है। बेटा हमने बात करी थी, डिस्कस किया था, अथॉरिटी ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम योर फॉर्मल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी अराइज होती है बेटा पोजीशन से, ठीक है ना। मैं बता देता हूं बेटा, जब ऑर्गेनाइजेशन में आप नए नए जाते हो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और आपको जब वो जॉब दिखाई जाती है ना, साथ ही साथ आपके साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जाता है, आपने स्टाफिंग में पढ़ा है बेटा। जब आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे ना, तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल क्लियरली लिखा होता है आप इस पोजीशन के लिए सेलेक्ट हुए, और इस पोजीशन की ये पावर्स हैं, ये अथॉरिटीज हैं, और ये फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो। तो बेटा अथॉरिटी हमेशा कहां से अराइज होती है? आपकी पोजीशन से अराइज होती है, ठीक है जी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम द अथॉरिटी। बेटा आपकी पोजीशन ने आपको पावर तो दे दी, लेकिन बेटा फ्योल कहता है अथॉरिटी मस्ट अकम्पनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, पावर मिल गई है, अब भैया बराबर जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से अराइज हुई? वो अथॉरिटी से अराइज हुई, ठीक है जी। और अकाउंटेबिलिटी कहां से अराइज होती है? वो हमेशा अराइज होती है फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो इंसान को हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं उसी से ही हम जवाब मांगते हैं बेटा, वो उसी की अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। समझ आती है बात? देखो वैसे थोड़ा सा ना, मतलब बात ऐसी है कि एनसीईआरटी से ना इस वाली पर्टिकुलर चीज पे ना मुझे थोड़ा इत्तेफाक नहीं होता, क्योंकि ये बोलता है कि अथॉरिटी अराइज हुई पहले आपकी पोजीशन से, मतलब अथॉरिटी आई पहले, है ना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे आई? वो अथॉरिटी से आई। जबकि रियल लाइफ थोड़ी सी अलग है। रियल लाइफ मैंने आपको बात भी करी थी कि रियल लाइफ में ध्यान रख लेना बेटा, हमेशा जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे उतनी पावर आपके हाथों में आएगी। आप ये चीज ना अपने घर पर देखना, जो इंसान घर का जितना रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा, जितना मेहनत करता होगा, घर की सारी जिम्मेदारियां उठाता होगा, उसके हाथ में उतनी ज्यादा पावर होगी। मुझे लगता है पहले जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बाद में आती है पावर। आप देखो, अगर आपके घर में सबसे रिस्पॉन्सिबल इंसान आपके भैया हैं, तो भाई के हाथ में बहुत पावर है, पापा से भी ज्यादा। सच में, मैं आई एम नॉट किडिंग। जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा घर की, उसके हाथ में उतनी ज्यादा पावर होती है। और मान लो वो इंसान आपके खुद के पिताजी हैं, तो आप देखना उनकी पावर कैसी है। वो घर में आते हैं भाई साहब, सब बिल्कुल इधर उधर चुपचाप बैठ जाते हैं, ठीक है जी। और अगर ये शख्स आपकी माता जी हैं, तो देख लेना माता जी की एंट्री पे क्या होगा। मैं या मजाक कर रहा हूँ क्या? आपको पता है अंदर अंदर ये सब आप फील कर रहे होंगे कि हाँ ऐसा होता है। जो जितना रिस्पॉन्सिबल होता है, पावर उसकी उतनी ज्यादा होती है, उसकी सुनी भी जाती है, सब सुनते हैं उसकी बात। चलो खैर, आप समझ गए जो मैंने समझाया। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।